हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण केस की, जिसका नाम है शाहबानो केस। ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है, इस केस में क्या हुआ था, इन सब मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बात है 1932 की। 1932 में ये जो शाहबानो हैं, इनकी शादी, याद रखेंगे, एमपी के इंदौर के एक बहुत ही फेमस एडवोकेट से होती है, जिसका नाम होता है मोहम्मद अहमद खान। और ये शाहबानो उस समय मात्र 16 वर्ष की होती हैं और 16 वर्ष में इनकी शादी उन अहमद खान से कर दी जाती है। फिर इनका जो मतलब परिवार है, वो मतलब इनका जो जीवन है अच्छे से गुजरता है। फिर ये शाहबानो इस दौरान 5 बच्चों को जन्म देती हैं। इसके बाद जो इनके पति अहमद खान थे, वो आगे चल कर के दूसरी शादी करते हैं, है ना, फिर तीसरी शादी करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब शाहबानो 62 ईयर की हो जाती हैं, यानी कि इनके शादी के लगभग 42 साल बाद, है ना, आता है वर्ष आपका 1975। और 1975 में जो इनके हस्बैंड हैं मोहम्मद अहमद खान, वो क्या करते हैं, इनको मतलब छोड़ देते हैं। और छोड़ करके इनको मतलब हर महीने एक मेंटेनेंस राशि, जो एक अमाउंट होता है, वो इनको देते हैं। और लगभग उसके 2 साल के बाद ये मेंटेनेंस देते रहते हैं। और 2 साल के बाद क्या होता है, ये अचानक से मेंटेनेंस देना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब शाहबानो उस समय लगभग 62 ईयर की हो जाती हैं, लगभग 62 वर्ष। ये शरीर से काफ़ी मतलब उस समय का ये ऐसा उम्र था, ये कहीं काम नहीं कर सकती हैं, कहीं पैसे नहीं कमा सकती। तो अंतिम में ये क्या करते हैं, ये अपने मतलब गुजारा करने के लिए ये बार-बार कहती हैं मेंटेनेंस देने के लिए, जबकि मेंटेनेंस जब नहीं दिया जाता है इनके पति के द्वारा, तो ये फिर पहुँच जाती हैं वहाँ के इंदौर के लोअर कोर्ट में। और इंदौर के अंदर लोअर कोर्ट में ये चैलेंज करती हैं इस मतलब मेंटेनेंस अमाउंट के लिए, किस सेक्शन के तहत, याद रखिएगा, जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, उसके तहत ये क्या करती हैं, एक मामला, एक पिटिशन फाइल करती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, जिसमें ये मतलब कहा गया है कि हर जो वुमन है, उसको अपने पति से, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की वो क्या होंगी, हकदार होंगी। यानी कि हर वुमन को क्या होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उसको क्या होगा, उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो दिया जाए। ये सीआरपीसी जो है वर्तमान में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है, बीएनएसएस बन चुका है। तो पहले सीआरपीसी हुआ करता तो उसका सेक्शन 125 था, जिसके तहत इन्होंने ये मामला क्या किया, इंदौर के लोअर कोर्ट में वहां पर फाइल किया। वहां पर जो शाहबानो हैं, शाहबानो मतलब जीत जाती हैं। लेकिन वहां पर जो वहाँ का कोर्ट है, उन्होंने कहा उनके हस्बैंड को कि आपको हर महीने इनको 25 रुपए क्या करना पड़ेगा, 25 रुपए यानी 25 रुपीज क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जो कि अमाउंट जो था वो बहुत कम अमाउंट था, उससे उस समय 5 बच्चों के साथ गुजारा करना पॉसिबल नहीं था। ये फिर इस मामले को लेकर के जाती हैं कहाँ पर, ये लेकर के जाती हैं, ये मामला है 1979 का। 1979 में जो इंदौर के कोर्ट के द्वारा ये जो मेंटेनेंस अमाउंट है, वो कहा जाता है कि इनके हस्बैंड 25 रुपए पर मंथ क्या करेंगे, शाहबानो को मेंटेनेंस अमाउंट प्रदान करेंगे। अब ये 25 रुपए इनके जीवन यापन के लिए मतलब उचित नहीं था, है ना, उसमें इनका गुजारा पॉसिबल नहीं था। ये फिर और न्याय के लिए जाती हैं आगे, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाती। ये क्या करती हैं, वहां पर एक पिटिशन फाइल करती हैं और कहती हैं कि ये जो आपका मेंटेनेंस का अमाउंट है, इस मेंटेनेंस के अमाउंट में जो हमारा गुजारा है, ये संभव नहीं है ना। तो फिर वहां पर जब वो जाती हैं, तो हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट में भी ये इस केस को क्या करती हैं, जीत जाती। और हाईकोर्ट में क्या होता है कि हाईकोर्ट उनके हस्बैंड को यानी मोहम्मद अहमद खान को ऑर्डर देते हैं कि आप क्या करेंगे, आप
इनको 179 रुपीज़ क्या करेंगे, मेंटेनेंस का अमाउंट क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। 179 रुपीज़ जो है इनको गुजारा भत्ता देंगे। इसके बाद फिर इनका चलने लगा, गुजारा चलने लगा। लेकिन फिर फर्दर क्या होता है, जो इनके हस्बैंड हैं उस समय, जो मतलब इनके हस्बैंड थे, वो क्या करते हैं, इस मामले को लेकर के जाते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है कब, ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में 1981। और 1981 में जब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर ये इस जो मतलब इनके हस्बैंड हैं मोहम्मद अहमद खान, वो पूछते हैं क्या ये जो आपका सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, क्या ये हमारे जो मुस्लिम रिलीजन के जो पर्सनल लॉ हैं, यानी जो हमारे मुस्लिम रिलीजन के जो निजी कानून हैं, व्यक्तिगत जो पर्सनल लॉ हैं, क्या इस पर ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर इस मामले में सुनवाई जो होती है, याद रखिएगा, वो 5 जजों के बेंच के द्वारा की जाती है। और उस बेंच के जो हेड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उस समय के, वो होते हैं वाईवी चंद्रचूड़। और वाईवी चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करते हैं, ये सुनवाई चलती रहती है और इसमें फाइनल डिसीजन आता है आपका 1985 में। और 1985 में याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ एमपी के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया, उसको वैलिड ठहराया और कहा कि यस, इस जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो आपका जो पर्सनल लॉ है उस पर भी एप्लीकेबल होता है। ये जो पर्सनल लॉ है, ये जो रिलीजियस लॉ है, उस पर भी एप्लीकेबल होता है। जो सिविल लॉ है ना, सिविल लॉ जो होता है वो आपका पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होता, लेकिन ये चूंकि क्रिमिनल लॉ है तो ये आपका उस पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, जो आपको अमाउंट है वो अमाउंट जो है आपको बरकरार रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो मुस्लिम वुमन भी सीआरपीसी के 125 के सेक्शन के तहत मतलब क्या है, हकदार है। अब ये जो मामला है, इस डिसीजन के बाद जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आता है, तो पूरे देश में याद रखिएगा इस चीज को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने इसका पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। और ये जाकर के मिलते हैं उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी से। और राजीव गांधी से कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारे धार्मिक मामलों पर क्या कर रही है, जो हमारे निजी कानून हैं उस पर क्या कर रही है, हमला कर रही है ना, ये सही नहीं। तो यहाँ पर फिर याद रखिएगा, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। और उस समय राजीव गांधी के द्वारा, जो राजीव गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पार्लियामेंट में एक कानून पारित होता है, याद रखिएगा, राइट टू मुस्लिम वुमन, राइट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन या राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट जो है ये पारित होता है। मुस्लिम वुमन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पारित किया गया। और याद रखिएगा, इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो मुस्लिम वुमन को जो आपका मतलब मेंटेनेंस का जो अमाउंट मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पीरियड तक मिलेगा, इद्दत पीरियड तक मिलेगा। इद्दत पीरियड क्या होता है, जब भी याद रखिएगा, मुस्लिम में जो तलाक होता है, तलाक के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ट्रिपल तलाक भी होता है, जिसमें कि तलाक 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 करके क्या कर दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है। उस तलाक को तलाक की बिद्दत कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये जो इद्दत पीरियड है वो पीरियड होता है 3 महीने का, यानी कि जो आपका तलाक के बाद का जो 3 महीने तक क्या होता है, मेंटेनेंस का अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस के अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि मुस्लिम वुमन को एक तो शादी के वक्त एक महर की राशि मिलती है ना, और साथ ही साथ इद्दत पीरियड के दौरान जो मेंटेनेंस का अमाउंट दिया जाता है। यहाँ पर जो इस मुस्लिम वुमन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसमें यह प्रावधान किया गया कि नहीं, जो मुस्लिम वुमन को तलाक के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही क्या मिलेगा, मेंटेनेंस की राशि मिलेगी। जो इद्दत पीरियड है उसी पीरियड तक क्या दिया जाएगा, मतलब मेंटेनेंस का अमाउंट दिया जाएगा, ना कि पूरे लाइफ दिया जाएगा। यानी कि इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट को बदल दिया। फर्दर दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो यूसीसी
जो कि आप जानते हैं आर्टिकल 44 के तहत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कहता है कि जो ये रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो पर्सनल लॉ हैं, जो निजी कानून हैं, उसमें भी एक रूपता की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी सवाल खड़े किए कि आखिर ये आर्टिकल 44 जो है उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है, आखिर ये अभी तक हमारे संविधान में एक डेड लेटर की तरह क्यों है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। दोस्तों फर्दर याद रखिएगा इस जजमेंट में क्या हुआ, मतलब ये जो एक्ट है इस एक्ट के तहत क्या हुआ, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के इस शाहबानो केस में जजमेंट जो है उसको नलीफाई कर दी, यानी उसको समाप्त कर दी। फिर फर्दर एक केस आता है जिसके बारे में आपको और जानना चाहिए। एक केस आता है इन 2017 जिसका नाम है सायरा बानो केस। और ये सायरा बानो केस जो है ये किससे रिलेटेड है, ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। तलाक का एक तरीका होता है तलाक बिद्दत, जिसमें कि दोस्तों आप याद रखेंगे कि किसी भी फॉर्म में आप 3 बार तलाक, चाहे बोल के, लिख के, मेल करके, मैसेज करके, किसी भी फॉर्म में अगर कोई मुस्लिम मैन अपने वाइफ को, मुस्लिम हस्बैंड अगर अपने वाइफ को 3 बार तलाक लिख के, बोल के, मैसेज करके, फोन करके, कैसे भी कर देता है तो उसे क्या मान लिया जाता है, डाइवोर्स मान लिया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे ट्रिपल तलाक कहते हैं, जिसको इसको चैलेंज किया गया इस ट्रिपल तलाक को 2017 में सायरा बानो केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक यानी जो तलाकी बिद्दत है, ये आपका याद रखेंगे कि ये मुस्लिम के जो मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उसका एक एसेंशियल फीचर नहीं है, एक उसका महत्वपूर्ण जो मतलब जरूरी जो है वो प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। एंड फर्दर पार्लियामेंट ने, याद रखिएगा, इस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए, यानी ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने के लिए मुस्लिम वुमन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट पारित किया। और राइट टू प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत, याद रखिएगा, इस ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस भी डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।